हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम का कॉमर्स सेक्शन, जो बेसिकली बहुत अभी लेटेस्ट हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 1 मंथ के बाद। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका सिलेबस कि ऑलमोस्ट जो नए बच्चे हैं एटलीस्ट उनको ये क्लियर हो जाए कि वो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम क्विकली यहाँ पर उनको सॉल्व कराएंगे कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी हम पढ़ करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा जो एलटी ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस है। फर्स्ट सिलेबस में आपके पास दिया हुआ है लेखांकन। लेखांकन में आपको पढ़ना क्या क्या है? फर्स्ट सेक्शन में लेखांकन में हमें पढ़ना है अर्थ, सिद्धांत और मान्यताएं। मतलब लेखांकन का क्या मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, लेखांकन के क्या क्या सिद्धांत हैं और उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, ये हमें लेखांकन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ना है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है खरीदना या बेचना। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बट वो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी दुकानदार से हमने कुछ खरीदा है तो हम उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे और वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हर एक एक ट्रांजैक्शन को हम दो साइड रिकॉर्ड करते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। इसी ट्रांजैक्शन को जब हम दो बार रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारे अकाउंटिंग में होता है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है डबल एंट्री में? एक पढ़ना है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते, वो भी समायोजन प्रविष्टियों के साथ। अब फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा लेंथी होता है। अब इसमें पहले चीज हम पढ़ेंगे क्या, जर्नल क्या होता है। जर्नल का मतलब होता है कि एक ऐसी बुक जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सारे ट्रांजेक्शन मतलब कुछ हमने खरीदा है तो कुछ अगर हमने कैश में खरीद लिया या किसी को बेच दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने क्या किया है, एक मंथ में कई सारे लोगों के साथ उसने खरीदा है, बेचा है। कुछ लोगों को कैश में बेचा, कुछ लोगों से क्रेडिट में उसने बेचा है। तो ये सारी चीज़ें उसको माइंड में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करता है, शॉपकीपर एक नोटबुक बनाता है और उस नोटबुक में सारी डिटेल वो मेंशन करता जाता है। तो वो नोटबुक जिसमें हम सारी डिटेल मेंशन करते हैं, उस नोटबुक को बोलेंगे जर्नल बुक, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। दूसरा आता है लेजर। लेजर को बोलते हैं समराइजेशन ऑफ जर्नल। मतलब कि जो भी आपने जर्नल में बनाया है उसको समराइज करके हम लेजर बनाते हैं। लेजर में हम अलग अलग कॉलम क्रिएट करते हैं अलग अलग अकाउंट के लिए। तो ये चीज हम सीखेंगे लेजर में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस तलपट। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है समराइजेशन ऑफ लेजर। मतलब लेजर आपने जो भी बनाया है उसका समराइजेशन, पूरा एक विवरण डिटेल बनाएंगे जो लेजर के बाद बनेगा। ये हम बनाना सीखेंगे तलपट में। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास अंतिम खाते क्या होते हैं। देखिए अंतिम खातों का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे बट जो नए लोग हैं, देखिए अंतिम खाते मतलब होता क्या, उनके लिए जरूरी है नए लोगों के लिए। अंतिम खाते मतलब होता है कि आपका एक 2 ईयर होता है। कंपनी जो स्टार्ट करती है 2 ईयर से स्टार्ट करती है। पहला ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से, और जो एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है। और एक होता है कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को। जो नॉर्मल आप कैलेंडर में देखते हो वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, बट जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो कंपनी फॉलो करती है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को वो क्लोज होता है। इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी जो भी बिजनेस करती है या पार्टनरशिप हो गई, कोई भी बिजनेस अगर करता है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी को एक प्रॉपर बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी होती है। बैलेंस शीट का मतलब हो गया है, बैलेंस शीट का मतलब होता है जिसको हम लोग आर्थिक चिट्ठे बोलते हैं।
बैलेंस शीट इज डिफाइन एक्चुअल कंडीशन ऑफ दिस कंपनी, मतलब कंपनी की वास्तविक स्थिति को बताता है कि कंपनी कहां पर है। तो अंतिम खाते में तीन चीजें हम ऐड करते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तीन चीजों को अगर हम जब एक साल में हमारे फाइनेंशियल ईयर में पूरा कंप्लीट करते हैं, इन्हीं तीनों को बोलते हैं हम अंतिम खाते, जिसमें हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जानते हैं, लॉस के बारे में जानते हैं और कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते रहते हैं। तो ये हम सीखेंगे कैसे ये बनता है, ये हम सीखेंगे अंतिम खाते में। अब उसके बाद आपके पास आता है प्रविष्टियों सहित समायोजन क्या होते हैं। समायोजन का मतलब कंपनी ने अगर अंतिम खाते बनाए, ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई है, अब बाई चांस अगर हम उसमें कोई चीज भूल जाते हैं, अगर पूरे एक साल में हमने सारे ट्रांजेक्शन की कुछ चीजें हम भूल गए, उन चीजों को जब हम दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग में भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस में भूल गए, तो अगर हम उन चीजों को दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे तो दोबारा से रिकॉर्ड करना ही समायोजन बोला जाता है। दैट मीन्स एडजस्टमेंट, हम उसको एडजस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे समायोजन। तो ये तीन चीजें हमें जो पढ़नी है, कैसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट उसके बाद आपके जो चैप्टर आते हैं उसका नाम दिया है साझेदारी प्रवेश, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर कैसे एडमिट होगा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में हम अगर किसी साझेदार को या पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या होगा, कैसे कैसे वो एडमिट होगा, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है कि अगर साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, पार्टनर अगर डेथ कर जाता है, रिटायर हो जाता है या एडमिशन होता है, तो ये पूरा एक चैप्टर जो है वो साझेदारी का या पार्टनरशिप का चैप्टर है। इसमें हमें चीजें पढ़नी है कि पार्टनर अगर अवकाश ग्रहण करेगा तो उसका ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इस चैप्टर में जो आपका साझेदारी का चैप्टर है। तो बेसिकली दोहरा लेखा प्रणाली में हमारे पास जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अंतिम खाते, समायोजनों के साथ साझेदारी का प्रवेश, अवकाश और मृत्यु खाते, इतनी चीजें हमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़नी है। नेक्स्ट हम तीसरे चैप्टर में आते हैं जो कि हमारा अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर है, कंपनियों के खाते। कंपनी खाते में बेसिकली देखिए तीन चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। अंश के प्रकार पढ़ने हैं, अंशों का निर्गमन पढ़ना है और कंपनी उनका हरण कैसे होता है, कैसे कैसे जब हरण हो जाता है तो हरण होने के बाद हम उसका कैसे कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे कंपनी खाते में। अब बेसिकली ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अंशों का प्रकार, अंश होते क्या हैं, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना जरूरी है कि अंश क्या होते हैं। तो अंश का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन, मतलब कि कंपनी की कुल पूंजी जो कंपनी छोटे छोटे स्मॉल डिनोमिनेशन मतलब टुकड़े में डिवाइड कर देती है, तो जो छोटे छोटे टुकड़े कंपनी की टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं इज कॉल्ड शेयर, दैट मीन्स अंश। अंश आपके दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के अंश होते हैं हमारे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी को हम बोलेंगे क्षमता अंश, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को हम बोलते हैं पूर्वाधिकार। ये दो टाइप के अंश होते हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं है इसमें, तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही दिया है, समता अंश क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंश क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो दो टाइप के अंश आप पढ़ रहे हैं इसका इशू कैसे होगा। इशू का मतलब कि ये अंशों का क्या ट्रांजैक्शन करना है, हम कैसे कैसे इसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे और पब्लिक से कैसे कैसे पैसे मांगेंगे, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे अंशों के निर्गमन में।
अच्छा, अब बात आती है आपके हरण की। हरण क्या होता है? हरण मतलब होगा किडनैपिंग, एक टाइप से। मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे, कंपनी ने आपसे मांगा, ये शेयर आपको कंपनी ने दे दिया, अब कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, आपने पैसे नहीं दिए। तो जब आप पैसे नहीं देते हैं तो टोटल बेसिकली चार ऑप्शन कंपनी आपको देती है। चार टाइप से आपको कंपनी ऑप्शन देती है। 3-3 महीने पे एक एक बार कॉल होती है, और टोटल 12 महीने में चार कॉलिंग होती है। हर कॉल के बीच में 3-3 महीने की गैपिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3-3 मंथ के गैपिंग में एक एक कॉल करते हैं, मतलब क्वार्टरली हम एक कॉल करेंगे, हर कॉल के बाद 3 मंथ की गैपिंग होनी चाहिए। एक साल में टोटल चार ही कॉल कंपनी कर सकती है। अब बाई चांस कंपनी ने आपसे कॉल मांगी, पहली कॉल मांगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों कॉल मांगी गई, जिसमें दो आपने पेड कर दिया, और दो कॉल का पेमेंट आप करना भूल गए, या किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से आपने दो कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो जब दो कॉल का पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, आपको एक नोटिस भेज देगी। उस नोटिस का आप अगर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो दो नोटिस जाएगा 14 डेज की गैपिंग में। अगर फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया है तो कंपनी रिमाइंडर नोटिस भेज के लास्ट नोटिस जो होगा उसमें ये लिख देगी कि आपके जितने पहले शेयर कंपनी ने आपको दिए थे वो कंपनी वो भी रख लेगी, आपका जो पहले का दोनों कॉल का पैसा बचा हुआ था जो आप पेमेंट कर चुके थे वो भी रख लेंगे। ना तो आपको पैसा मिलेगा और ना ही आपको शेयर मिलेंगे। इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब हो गया अंशों का हरण। इसी को ये कैसे होगा, इसका ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अंशों के हरण में। अगली चैप्टर में हम आते हैं अधिकार शुल्क क्या होगा, किराया क्रय पद्धति क्या होती है, और विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होते हैं। किराया क्रय पद्धति का मतलब हो गया आप कोई मार्केट से जो चीज़ें खरीदते हैं, अगर कोई चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदी है तो उस इंस्टॉलमेंट का हम कैसे कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो हम सीखते हैं किराया क्रय पद्धति में। तो ये इतनी सारी चीज़ें, चार चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे लेखांकन के सिलेबस में। अगला हम आते हैं व्यापार संगठन और प्रबंध। बिजनेस में बेसिकली जो रिलेटेड है, पहली चीज देखिए आपको क्या पढ़नी है। पहला चैप्टर जो इसमें आता है वो है आपका व्यापार और वाणिज्य का मतलब क्या होता है और उनकी प्रकृति क्या होती है। व्यापार क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य क्या होते हैं, इन दोनों का मतलब आपको समझना है इसमें। और इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, व्यापार की नेचर क्या होंगे और वाणिज्य का नेचर क्या होगा, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है जो आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन, व्यवसाय संगठन, उनके स्वरूप क्या होते हैं। देखिए स्वरूप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कुछ ही स्वरूप दिए हैं, एकल, साझेदारी और कंपनी। होते तो 5 टाइप के हैं, 6 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। एकल व्यापारिक संगठन क्या होता है, साझेदारी संगठन क्या होता है, और कंपनी का संगठन क्या होता है। तो ये टोटल 3 टाइप के बिजनेस आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका विपणन क्या होता है, विपणन की प्रकृति और कार्य, बेसिकली हम जिसको। नेक्स्ट उसके बाद आता है चौथा चैप्टर, ये 3 हो गए। चौथे में आता है आपका देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार। एक बहुत सिंपल है, देशी विदेशी 2 टाइप के व्यापार होते हैं। देशी व्यापार मतलब हो गया होम ट्रेड, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल एरियाज ऑफ दिस कंट्री। मतलब कि आपका भौगोलिक क्षेत्र जहां तक है, जहां आप रहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र जहां तक लगता है उसके अंदर कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो वो देसी बिजनेस का आएगा, मतलब इंटरनल देसी व्यापार। अब सपोज मान लीजिए हम इंडिया में हैं और ये इंडिया इतना एरिया में कंप्लीट होता है, तो अगर इसके अंदर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस हमारा इंटरनल ट्रेड आएगा, देसी व्यापार आएगा। और अगर इसके बाहर हमने कोई बिजनेस कर दिया अपने जोग्राफिकल एरिया के बाहर, मतलब ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज या ट्रेड आउट ऑफ दिस जोग्राफिकल एरियाज ऑफ दिस कंट्री, तो इसका मतलब हो गया, वो हो गया विदेशी व्यापार। मतलब कि अगर आपने अपने कंट्री के बाहर कोई व्यापार किया है या अपने भौगोलिक क्षेत्र के
बाहर कोई व्यापार करेंगे तो उस व्यापार को हम बोलेंगे विदेशी व्यापार। ये चीजें आपको पढ़नी है हमारे दूसरे चैप्टर में। चौथा जो दिया है देशी और विदेशी व्यापार। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं प्रबंध। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। मैनेजमेंट का हम सिंपल मतलब बता दें, मैनेजमेंट का एक लाइन में अगर हम ये बोल सकते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपना काम किसी और से कराना। सो दैट मीन उसको मैनेजमेंट बोलते हैं एक रिव्यू में। नेक्स्ट अब हम देखिए आते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट यानी प्रबंध का प्रकृति क्या होती है मैनेजमेंट की, क्षेत्र क्या होगा और सिद्धांत क्या होगा। दूसरा पढ़ना है जो हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं मैनेजमेंट में, दो ही लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक तो आपके हैं F.W. टेलर और एक है हेनरी फ्यूल। इनका योगदान मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा है। बेसिकली हम बोल सकते हैं इन दोनों ने ही मैनेजमेंट को बनाया है, यही जन्मदाता है मैनेजमेंट के। तो दो चीजें आपको पढ़नी है, मैनेजमेंट में प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, सिद्धांत क्या है, पहला ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपका F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल, ये दो फेमस साइंटिस्ट है मैनेजमेंट के, इनका मैनेजमेंट में क्या क्या योगदान है। इन लोगों ने टोटल बहुत सारे योगदान दिए, तो आपको पूरी डिटेल नहीं पढ़नी है, थोड़ी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरे में हम आते हैं प्रबंध के कार्य। अब मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है? देखिए कार्य में सबसे पहला आपके पास दिया हुआ है नियोजन, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग, मतलब प्लान करना, प्लान बनाना। नेक्स्ट आता है संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। टोटल आपके 5 टाइप के कार्य आपको पढ़ने हैं जो मैनेजमेंट के मेजर फंक्शन होते हैं। यही मैनेजमेंट का मेन काम होता है, प्लानिंग बनाना और संगठन बनाना, स्टाफिंग करना, निर्देशन डायरेक्शन देना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद हम आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण मतलब व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण होते क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण का आप आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक और सांस्कृतिक, ये 4 टाइप के पर्यावरण आपको पढ़ने हैं जो व्यापार में होते हैं। व्यापार का आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण क्या होते हैं, राजनैतिक पर्यावरण क्या होते हैं और सांस्कृतिक पर्यावरण। व्यापार में 4 टाइप के पर्यावरण है, तो ये चारों आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक पोर्शन पे, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना क्या है, अर्थशास्त्र की अवधारणा और क्षेत्र पढ़ना है। मांग वक्र क्या होगी, उसका विश्लेषण क्या होगा, मांग के लोच, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति के नियम, उत्पादकता नियम, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य कैसे कैसे डिसाइड होते हैं, व्यापार चक्र क्या होता है, ट्रेड साइकिल, जनसंख्या का सिद्धांत और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस समय क्या है वो पढ़ेंगे, और उस स्थिति की समस्याएं क्या क्या हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सुझाव क्या क्या हैं। तो ये इतनी चीजें हमें पढ़नी हैं आपके सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स की चीजें दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा बैंकिंग में देखिए पढ़ना क्या है, बहुत छोटा सा सिलेबस है मुद्रा बैंकिंग का। मुद्रा की परिभाषा क्या होती है, मुद्रा के क्षेत्र क्या है, परिभाषा, क्षेत्र, कार्य, पूंजीवादी और समाजवादी। देखिए मुद्रा बेसिकली होती क्या है, मुद्रा तो होती कई टाइप की। मुद्रा का मतलब क्या हो गया, मुद्रा का मतलब हो गया जो आपके पास पैसे हैं उसी को हम मुद्रा मानेंगे। वो पैसे आपकी कॉइन्स भी हैं, पेपर करेंसी भी होती है। तो हमें इसमें पढ़ना है मुद्रा की अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो हमें वो परिभाषाएं पढ़नी है, मतलब समझना है मुद्रा के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, कार्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था में
मुद्रा का क्या महत्व है, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है ग्रेशम का नियम क्या होता है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या क्या है, मुद्रास्फीति और संकुचन। देखिए बेसिकली मुद्रास्फीति हम एक शॉर्ट में बता दें, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन मतलब हो गया जब आपके पास करेंसी एवरेज से ज्यादा सर्कुलेशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि अगर हमारे पास 100 रुपए की जरूरत है और हमारे पास 10,000 आ गए इकट्ठा, तो हम क्या करेंगे, बाकी पैसे स्टोर करने लगते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन मार्केट में भी होती है। मार्केट में जब एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, डिमांड से ज़्यादा गवर्नमेंट जब पैसे मार्केट में डालती है, तो जितने सारे बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए। तो वो क्या करते हैं, प्राइस धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का, तो उसकी प्राइस 20 रुपए हो जाएगी, 30 रुपए हो जाएगी, हो सकता है 100 रुपए तक पहुंच जाए। तो इससे क्या होता है, पहले आप 10 रुपए पे कर रहे थे, अब आप 100 रुपए पे करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास जाता है और पैसा स्टोर होने लगता है। वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में होता क्या है, इन्फ्लेशन में जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, और गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी और मनी की वैल्यू धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी। उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट संकुचन, जस्ट इसका अपोजिट होता है। मार्केट में पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और पैसे है ही नहीं मार्केट में, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा कि मनी की वैल्यू पहले यहाँ पर स्थिति में क्या होता था, मनी की वैल्यू कम होती थी, तो संकुचन में मनी की वैल्यू, इसको मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी और गुड्स और सर्विसेज की प्राइस यहाँ पर ज्यादा होती थी, तो संकुचन में गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में। नेक्स्ट उसके बाद आपको पढ़ना है बैंक की प्रकार। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो वो बैंक के प्रकार आपको पढ़ने हैं। वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सब लोग जानते ही होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य आपको समझने हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है और ई बैंकिंग क्या होती है। देखिए वाणिज्यिक बैंकों में तो बेसिकली आपके हो गए, वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलेंगे वाणिज्यिक बैंक। कोई भी बैंक है अगर कस्टमर को सर्विस देता है तो वो वाणिज्यिक बैंक में काउंट होता है, मतलब उसकी गिनती वाणिज्यिक बैंक में होगी, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा इकलौता बैंक होता है जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, कस्टमर को सर्विस नहीं देता, वो बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकलौता हमारे इंडिया का बैंक है जिसको ये राइट दिया गया है कि वही नोट को छाप सकता है। सिर्फ इकलौता एक यही बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट को छाप सकता है। अब देखिए नोट छापने के लिए क्या होता है कि बेसिक फंक्शन रिजर्व बैंक का यही है कि हमें नोट को इशू करना है। अब रिजर्व बैंक सिर्फ 1 रुपए के नोट और सिक्के, ये दो चीजें छोड़ करके, 2 रुपए से लेकर के 2,000 तक के नोट जो चलते थे, ये सारे नोट यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू छपते हैं। और एक जो कॉइन्स होते हैं और जो 1 रुपए का नोट है वो हमारा भारतीय सरकार के थ्रू छपता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिक फंक्शन हमारा यही है कि नोट को इशू करना, और जितने सारे बैंक हैं सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही रूल डिसाइड करता है और उसी को सारे बैंकों को फॉलो करना होता है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन, इसको यहाँ पर पढ़ना है। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है और ई बैंकिंग क्या होती है। तो डिजिटल बैंकिंग बेसिकली देखिए, ई बैंकिंग मतलब हो गया एक टाइप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, आपको जैसे आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन बैंक की सारी सुविधाएं अपने फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ई बैंकिंग, उसको ई बैंकिंग बोलेंगे। तो ये मुद्रा का सेक्शन है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, मुद्रा का परिभाषा, अर्थ, महत्व, कार्य, मुद्रास्फीति, संकुचन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको
डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं, स्टैट्स का पोर्शन है सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? स्टैट्स का अर्थ महत्व, क्षेत्र, आंकड़ों का संग्रहण, कैसे हम आंकड़े मतलब डेटा, कैसे हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे स्टैट्स में, वो हम सीखेंगे। और वर्गीकरण, कितने टाइप से हम डिवाइड करेंगे, सीरीज वाइज, सारणियन। तो सांख्यिकी का महत्व, क्षेत्र, सारणियन, आंकड़ों का संग्रहण, कैसे कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, बांटेंगे, ये सारी चीजें हम सांख्यिकी में पढ़ेंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक चैप्टर है, इसमें आपको जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए ज़्यादा इजी होगा, और जो कॉमर्स से हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इसमें मैथ, आपको कैलकुलेटिव थोड़ा मैथ चीज़ें पढ़नी होती है। बट आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो हम इसमें बहुत ईजिली आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन मेन चीजें होती हैं। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है और उसको कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग टाइप की चीजें आपको इसमें पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट उसके बाद आपको सेंट्रल टेंडेंसी में एक छोटी सी चीज है अपकिरण की माप, ये आपको उसमें पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं ऑडिटिंग पे, अंकेक्षण। ऑडिट क्या होता है? तो अंकेक्षण की आपको परिभाषा देनी है। अंकेक्षण होते क्या है? बेसिकली जो ऑडिटिंग हम लोग जिनको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है अंकेक्षण का, महत्व क्या है, और प्रमाणन का अर्थ क्या होता है, प्रमाण के प्रकार, उसका महत्व, प्रारंभिक बहियों के प्रमाणन की विधि, मतलब कि अगर हम कुछ बेसिक बुक्स बनाते हैं तो उसमें ऑडिटिंग के कैसे कैसे हम ऑडिटिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम अंकेक्षण में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग सेक्शन है लेखा शास्त्र, इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। लेखा शास्त्र में भारतीय बही खाता प्रणाली, बही खाते में आपको पढ़ना, ये बही खाता आपके जो लोगों ने 10th में कॉमर्स पढ़ा होगा तो ये बेसिकली बही खाता जो है वो पूरा हिंदी वर्जन होता है। जो हमारे इंडियन सिस्टम होते हैं ट्रेडिशनल, तो उसमें ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि बही खाता बनता कैसे। बही खाता जो आप पुराने समय में देखिए, जो बहियां बनती थी, रेड कलर की बही होती थी जो हम कॉपी को फोल्ड करके बना दिए, बेसिकली आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, ये पूरा एक चैप्टर दिया गया है बही खाता प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, पूरा हिंदी वर्जन है। इसमें सारी चीजें, पेज को फोल्ड करना, लिखना, तो इसमें बेसिकली ये चीजें हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर कैसे होता है। भारतीय बही खाता की परिचय, रोकड़ बही कैसे बनती है, क्या होती है, जमा नकल बही क्या होती है, और नाम नकल बही, ये तीन चीजें इसमें भारतीय बही खाता प्रणाली में आपको, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, इस इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में आपको ये तीन चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बैंक समाधान विवरण क्या होता है। देखिए बैंक समाधान विवरण नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है, ये बैंक का समाधान विवरण। समाधान विवरण का मतलब अगर कोई कंफ्यूजन हो गई, फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा आंसर इसका हम यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन में हम बैंक समाधान विवरण को क्या बोल सकते हैं। बैंक समाधान विवरण का मतलब ये होता है कि अगर कैश बुक और पासबुक, कैश बुक का मतलब हो गया जो बैंकों के, जहां पर बैंक जिसमें रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, और पासबुक जो आपके पास रहती है पासबुक, तो कैश बुक और पासबुक में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, सपोज कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट तो दे दिया, अब मैसेज आया ही नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए लेकिन हमें मैसेज नहीं मिला। बैंक तो रिकॉर्ड कर लेगा क्योंकि उसने देख लिया, लेकिन आप नहीं देख सकते जब तक आपके पास मैसेज नहीं आएगा। तो ये कुछ कुछ ऐसे डिफरेंस होते, बैंक ने एसएमएस का चार्ज काट लिया, आपको पता ही नहीं, आपके अकाउंट से चार्ज कट गया, तो आपको पता कब चलेगा? जब आप जाएंगे पासबुक कंप्लीट कराएंगे तब आपको पता चलता है, अदरवाइज ये पता भी नहीं चलेगा कि बैंक ने एसएमएस का चार्ज भी काटा है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर लेता है,
आप नहीं कर पाते, या आपने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो हमारे पास कई सारे एरर दिखने लगते हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं बैंक ने नहीं किए, या बैंक ने कर लिया और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए बैंक एक स्टेटमेंट बनाएगा, विवरण बनाएगा। उसी विवरण को हम बोलेंगे बैंक समाधान विवरण। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। अगला आता है आपका विनिमय सहाय विपत्र, चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, संबंधित साधारण लेखे। देखिए, विनिमय सहाय विपत्र का मतलब होता है बेसिकली हम अगर क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हम एक विनिमय विपत्र का यूज करते हैं। एक टाइप का बिल होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। चेक क्या होती है, चेक तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा। चेक का मतलब क्या होता है, बिल क्या होता है, हुंडी क्या होती है। हुंडी अब तो नहीं चलती, बहुत पहले चलती थी, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। प्रॉमिसरी नोट, इसको हम लोग प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं, जिसमें आप प्रॉमिस करेंगे। संबंधित लेखे, मतलब कि कैसे कैसे इन सब की एंट्री करनी है, ये सारी एंट्री आप सीखेंगे हमारे तीसरे चैप्टर में, जो विनिमय विपत्र का दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला आता है आपका व्या व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध। देखिए, व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध में ये पहला चैप्टर जो दिया गया है, व्यापारिक कार्यालय का संगठन और कार्यप्रणाली, व्यापारिक बिजनेस कार्यालय ऑफिस, उसका संगठन, कार्यप्रणाली कैसे कैसे होती है। अब इस व्यापारिक संगठन में जो पत्र आते हैं, जो पत्र जाते हैं, जो भी लेटर, बिजनेस से रिलेटेड लेटर आएगा, और हमने कंपनी से कोई लेटर अगर बाहर भेजा है तो उस लेटर का कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। आने वाले पत्रों का लेखा, जाने वाले पत्रों का लेखा कैसे कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा आता है आपके पास प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण को सब लोग जानते ही होंगे। प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है। प्रतिलिपिकरण को हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं फोटोकॉपी। तो ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें। फोटोकॉपी का मतलब क्या होता है और फोटोकॉपी होती क्या, ये हम पढ़ेंगे इसमें। पूछताछ, आदेश संबंधी पत्र और व्यवहार। पूछताछ मतलब कि अगर आपके बिजनेस में कोई इंक्वायरी लेटर आया है, जो आपका आपका बिजनेस है, आपसे कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसने आपसे इंक्वायरी करी है कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, कैसे कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो पूछताछ से इंक्वायरी लेटर आएंगे उसको हम बोलेंगे पूछताछ का लेटर। उसको कैसे कैसे रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये हम पढ़ेंगे पूछताछ में। उसके बाद आता है आदेशित संबंधित पत्र व्यवहार। अगर आपने ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर आया है, इंक्वायरी हो गई, बिजनेस सेटिस्फाइड हो गया, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, लेटर दिया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम देखेंगे यहां पर इस चैप्टर में। नेक्स्ट उसके बाद आता है नस्तीकरण, अनुक्रमणिका, संदेशवाहक प्रणालियां। नस्तीकरण अनुक्रमणिका बेसिकली होता है एक शॉर्ट आंसर अगर हम इसका दे सकते हैं तो ये होता है फाइल को सही ढंग से अरेंज करना। जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फाइल को अपनी जगह से निकाल करके उसका आंसर दे पाएंगे। यही सारी चीजें होती हैं अनुक्रमणिका। नस्तीकरण मतलब सीरियल वाइज बेसिकली अरेंज करना। संदेश वाहन, अगर कोई पत्र है, कोई संदेश देना है, तो वो सब चीजें कैसे अरेंज करनी है, ये हम पढ़ेंगे इस चौथे चैप्टर में। अगला चैप्टर जो आपका आता है व्यावसायिक कार्यालय में समय, श्रम बचाने वाले यंत्र। समय और श्रम कार्यालय में हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे समय और यंत्र को, जो हमारे समय को और श्रम को बचाएंगे। तो कौन कौन से टूल्स हैं ये हम जानेंगे इसमें। समय हमारा कैसे बचेगा ऑफिस में, और श्रम कैसे बचेंगे। उसके बाद आता है बीजक क्या होता है, विक्रय विवरण क्या होते हैं। बेसिकली बीजक और विक्रय विवरण बहुत छोटा सा चीज है। एक लाइन में अगर हम इसको हम बोल सकते हैं तो बीजक और विक्रय विवरण का मतलब हो गया कि अगर आप कोई कस्टमर हैं या कस्टमर को कुछ सेल करते हैं, तो जो आप बेसिकली फाइल बनाते हैं, जो बिल बनाते हैं, वही आपका बीजक और विक्रय विवरण होता है। तो इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बीजक बनता कैसे, होता क्या है, विक्रय विवरण क्या होता है, मतलब सेल्स स्टेटमेंट क्या होगा, बीजक को हम
इनवॉइस बोलते हैं, ये सब लोग जानते होंगे। तो ये चीजें हमें पढ़नी है, कैसे कैसे बनाना है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट फिर से आ गया आपका देशी व्यापार, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया है। थोक और फुटकर व्यापार, बीजक और विक्रय विवरण, फिर से आ गया बीजक और विक्रय विवरण, ये इसमें पढ़ना है। दोनों ही चीजों में कॉमन है। थोक व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए, थोक व्यापार का मतलब होता है होलसेलर। Wholesaler is the mediator between the manufacturer and the retailer. Wholesaler purchase the bulk quantities from this manufacturer and sell it to the retailer in their small quantity. एक जो wholesaler होता है, वो wholesaler एक mediator होता है। किसके किसके बीच में? मीडिएटर मतलब मध्यस्थ हो गया, बीच की कड़ी हो गई, चेन हो गया। तो ये मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं उनके और फुटकर व्यापारी के बीच में एक मीडिएटर कवर करता है। फुटकर व्यापार क्या होता है? फुटकर व्यापारी मतलब एक हमारे जो रिटेलर हो गए, नॉर्मल जो जनरल मर्चेंट की शॉप्स होती है, उसको हम फुटकर व्यापारी बोल सकते हैं। तो फुटकर व्यापार का मतलब हो गया, फुटकर व्यापारी एक मीडिएटर होता है। retailer is the mediator between the wholesaler and the customer. Purchase the small quantities from this wholesaler and sell it to the consumer on their customer demand, या कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को सेल करता है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। थोड़े क्वांटिटी से होलसेलर से खरीदेगा फुटकर व्यापार, और उसको कस्टमर को थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे डिमांड होगी उसको वो बेचता रहता है। तो एक लाइन में हम इसको ये बोल सकते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। बीजक और विक्रय विवरण सेम चीजें जो आप यहां पर पढ़ेंगे चौथे पांचवें चैप्टर में, वही सेम चीजें बीजक और विक्रय विवरण आपको यहां पर भी पढ़ना है। अच्छा, अगले आते हैं हम नेक्स्ट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की परिभाषा, क्षेत्र, अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उपयोगिता, धन, कीमत क्या है, मूल्य क्या है, धन क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, आवश्यकताओं का वर्गीकरण और लक्षण। आवश्यकताएं तो जो आपकी नीड है, उस नीड को कितने टाइप की नीड होती है, कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे उसको, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। नेक्स्ट हम आते हैं व्यय और बचत। व्यय मतलब हो गया आपके जो नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं, और बचत मतलब हो गया आपकी सेविंग, कितना पैसा हम बचा पाएंगे। तो उसमें पढ़ना क्या है आपको, व्यय और बचत का मतलब क्या होता है और एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं व्यय और बचत। नेक्स्ट, बचत की सामाजिक महत्व क्या होता है, जब हम बचत करेंगे तभी हमारा सामाजिक महत्व बढ़ेगा, तो वही हमें सीखना है कि बचत का सामाजिक महत्व होता क्या है। देखिए, बचत नहीं करेंगे तो हमारा सामाजिक महत्व मतलब हो गया गुडविल। अगर हम बचत करेंगे, पैसा बचाएंगे, तभी हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तभी लोग हमें जान पाएंगे। तो बचत और व्यय हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है उत्पत्ति के साधन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आप जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन में आपके पास पहला आता है आशय, विश्लेषण और उत्पत्ति के साधन का महत्व। ये चार चीजें हमें पढ़नी है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिलेबस में। चलिए अगला आते हैं, देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा बैंकिंग में देखिए, भारत में मुद्रा प्रणाली का परिचय आपको सिर्फ देना है। भारत में मुद्रा प्रणाली का परिचय का मतलब हो गया स्टार्टिंग से लेकर के मुद्रा को बताना है, शुरू से लेकर के अंत तक मुद्रा क्या क्या है, कैसे कैसे इसका जन्म हुआ, विकास हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद अगला आपको पढ़ना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है क्या, सहकारी बैंक क्या है, और देसी बैंकर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और ये क्या क्या वर्क कंप्लीट करते हैं हमारे इंडिया में। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो ये बेसिकली आपका टोटल कंप्लीट होता है एलटी का जो हमारे कॉमर्स सेक्शन का सिलेबस है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, कैसे कैसे हम एग्जाम को क्लियर कर। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचे हैं, ऑलमोस्ट डेट भी आ चुकी है। तो हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो पाएगा हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, और
इस टाइप की प्रिपरेशन हम कराएंगे, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हमने ये सिलेबस डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे पहले एक पीवाईक्यू सेट्स कि हम पीवाईक्यू कैसे कैसे इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप हमारे पास कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।